वेलकम बैक मेरे दोस्तों, आपके सामने फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम का मैंने हिस्ट्री आपको बताया बच्चों। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो क्रोमोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर पे मैं बातें बताने जा रहा हूँ कि क्रोमोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब तक आप क्रोमोसोम का डिटो जानकारी, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके हिस्ट्री, उसके टाइप नहीं जानते हैं तो संभव कम होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को डील कर पाए। तो आज के लेक्चर में आप सीखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे गुणसूत्र का आंतरिक संरचना। मैं हिंदी बोल दूंगा, आप हिंदी सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। अब एक ही बात को दो बार लिखने में ठीक नहीं लगता है, तो सुनिएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में मैं क्या बताने जा रहा हूं कि क्रोमोसोम का यानी गुणसूत्र का आंतरिक संरचना के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब सेल डिवीजन होता है तभी क्रोमोसोम पार्टिकुलर स्पेशल नंबर में टूटता है। और जब वो स्पेशल नंबर में टूटता है ना, तो उसके बीच में एक कंस्ट्रक्शन, एक धंसाव, एक गड्ढा पाया जाता है। देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से और बहुत ही बारीकी से सारे बच्चे सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस क्रोमोसोम का मैं एक पार्ट बनाया जिसमें आपने देखा कि सर बीच में एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया, एक गड्ढा दिखाई दिया और एक पोर्शन जो है दूसरे साइड वाला बहुत ही नैरो पोर्शन था। क्लियर? और एक साइड का जो पोर्शन है ना वो भी बहुत ही अच्छा, देखिएगा ध्यान से, ये क्रोमोसोम का मैंने फ्रेमवर्क बना दिया, एक फ्रेम बना दिया, एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो मेन हिस्सा यहाँ पे, वहां पे एक धंसाव है, एक गड्ढा है। इस धंसाव को, इस गड्ढा को हम कह सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके बच्चों, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आप इसे नाम दे सकते हैं, या फिर इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ओके बच्चों, अगर ये भी नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एक और नाम इसका दे सकते हैं आप, उसे आप कह सकते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ओके बच्चों, तो यह याद रखिए ये बातों को कि क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम एक धागा जैसा रचना है। इस क्रोमोसोम में एक गड्ढा, एक धंसाव, एक कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, मेन कंस्ट्रक्शन, जिसे हम क्या कह सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या फिर सेंट्रोमियर, या फिर काइनेटोकोर। मेडिकल के लिए स्पेशली ये वाला टर्म काइनेटोकोर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे गड्ढा है ना, वहां से कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं यहां से, दोनों साइड से। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं बच्चों। इस हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एस्टल रे। एस्टल रे, या फिर इसका एक और नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके बच्चों, तो इसे एस्टल रे या स्पिंडल फाइबर के भी नाम से आप याद रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर
धागा जैसी संरचना होता है जिसे हम एस्टर रे या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि क्रोमोसोम के पार्ट में एक और स्ट्रक्चर, एक और एम्बेडेड स्ट्रक्चर है, एक और गड्ढा दिखाई देता है। तो इस गड्ढा को आप क्या कह सकते हैं, एक और है भाई। तो ये प्राइमरी था तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये याद रखिएगा। ओके, दूसरी बात, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास, क्रोमोसोम के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास न्यूक्लियोलस जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस, ओके ना। तो ये न्यूक्लियोलस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास जुड़ा हुआ है। तो जिस जगह पे न्यूक्लियोलस सटा हुआ है, न्यूक्लियोलस को हम स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी कहते हैं। आरएनए इसमें स्टोर रहता है, क्लियर। तो जहां पे ये न्यूक्लियस जुड़ रहा है उस जगह को अगर आप कह लें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, क्या कहेंगे इस जगह को, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ओके बच्चों, इसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो हिस्सा है ना, ये क्रोमोसोम का जो बाद का जो हिस्सा है ना, वो एकदम आउट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम सैटेलाइट बॉडी, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सैटेलाइट बॉडी। ओके, अगर सैटेलाइट बॉडी नहीं याद रहता है नाम, एक और नाम लिख सकते हैं आप, उसका नाम क्या होगा, तो उसे आप सैट क्रोमोसोम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सैट क्रोमोसोम नाम जरूर याद रखिएगा बच्चों कि सैट क्रोमोसोम क्या है, एसएटी सैट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है ना कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आउटर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम क्या कहलाता है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला पार्ट सैटेलाइट बॉडी या सैट क्रोमोसोम कहलाता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास न्यूक्लियोलस आके अटैच होता है, तो उस जगह को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बातें इतना जानेंगे। तीसरी कि ये न्यूक्लियर का एक हिस्सा, एक क्रोमोसोम तो आपने देख लिया, क्रोमोसोम का एक पार्ट तो देख लिया, दूसरा पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही नैरो, पतला, संकीर्ण में ये पार्ट है। तो बोले काहे उधर टेलाल जा रहे हैं भैया, बोले नहीं चचा, टेलाल नहीं जा रहे हैं, हमारा नामे है टेलोमियर। बोलो डियर, टेलोमियर। तो ये बाद वाला जो पोर्शन है ना, ये जो किनारे वाला जो पोर्शन है एकदम टेला गया, टेलाने से आप याद रखिए कि ये किनारे है, इसका नाम है टेलोमियर। तो टेलोमियर कैसा होता है, पतला होता है और संकीर्ण होता है, बोले तो थीनर होता है और नैरो होता है, एकदम संकीर्ण, पतला होता है और संकीर्ण होता है, बोले तो नैरो और थीनर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्रोमोसोम के बाहर एक बहुत ही पतला, लचीला, मुलायम झिल्ली होता है, जिसे आप मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो इसके बाहर मैं एक मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं जो बहुत ही पतला होता है। अगर मैं मेम्ब्रेन का बात करूं तो ये मेम्ब्रेन कैसा होगा, तो थीनर, फ्लेक्सिबल, सॉफ्टर एंड इलास्टिक, बहुत ही लचीला, मुलायम और एकदम फ्लेक्सिबल होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, तो
तो ये सेल, ये क्रोमोसोम के बाहर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम है शीथ। क्या नाम दीजिएगा आप इसे? शीथ। अगर शीथ नहीं याद रहता है तो एक और नाम आप लिख सकते हैं, वो है पेलिकल। क्या है? पेलिकल। ओके बच्चों, तो इसे हम पेलिकल के नाम से भी जानते हैं। और ये पेलिकल बना कांची का होता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए इस पेलिकल को लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन, नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेलिकल जो होता है वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड बोले तो फैट्स, यानी कि वसा, तो ये वसा और प्रोटीन से बना होता है पेलिकल। और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, तो इसके अंदर अगर चलते हैं तो इसके अंदर जब देखें ना तो बहुत ही डेंस, गाढ़ा, प्रोटीनिशियस यानी कि प्रोटीन का पदार्थ है। तो डेंस जो गाढ़ा प्रोटीन का पदार्थ है मैं बता रहा हूं, इस डेंस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस को आप जानते हैं, क्या नाम दीजिए? मैट्रिक्स। क्या नाम दीजिए? मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स नहीं याद रहे तो एक और नाम है इसका एस्ट्रोमा। किसकी मां? एस्ट्रोमा। तो आप इसे एस्ट्रोमा भी नाम दे सकते हैं। दूसरी बात, अब कहा गया कि एस्ट्रोमा बना कांची का होता है, तो ये डेंस है। डेंस बोले तो पूरी तरह से गाढ़ा। कांची का बना हुआ सर? तो ये प्रोटीन का बना हुआ है। ओके बच्चों, तो ये डेंस प्रोटीनिशियस है, मतलब ये डेंस गाढ़ा प्रोटीन का बना हुआ पदार्थ है जो क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्लियर? उसी पदार्थ को मैट्रिक्स या एस्ट्रोमा कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या देखें कि इस डेंस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस अर्थात मैट्रिक्स या एस्ट्रोमा में क्या देखें कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी एक धागा जैसा रचना है। और वो धागा जैसा रचना कैसा है? स्पाइरली क्वाइल्ड है। जिस तरीके से नाग नागिन या फिर कह लें सांप स्पाइरली कैसे क्वाइल्ड होता है, उसी तरीके से ये स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। देखिएगा, मैं इसका फोटो बना रहा हूं, आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, यूं 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 यूं, एक्चुअली मैं टूरू करता नहीं बच्चों, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसे थोड़ा सा अपने फनी स्टाइल में समझा रहा हूं। तो इस क्रोमोसोम के अंदर में एक स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। स्पाइरली क्वाइल्ड बोले तो सांप के जैसा एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों। इस सांप के जैसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को अगर हम कह लें तो इसका नाम होगा क्रोमोनिमाटा। इसका क्या नाम होगा? क्रोमोनिमाटा। ओके, अगर क्रोमोनिमाटा आपको याद नहीं रहता है तो क्रोमोनिमाटा अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसका एक और नाम हो सकता है। इसका एक और नाम हो सकता है, वो क्या होगा बच्चों? मैं बता देता हूं, क्रोमोनिमा थ्रेड। वेरी गुड, क्रोमोनिमा थ्रेड। ओके, ये भी याद रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं याद रहे तो इसका एक और नाम आप जरूर याद रखिए, डीएनए। वेरी गुड। तो इसी क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। और प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जब सेल डिवीजन होता है, स्पेशली मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन, तो उसमें एक अवस्था आता है, उस अवस्था का नाम है लिप्टोटीन। मैं यहां पे लिख देता हूं लिप्टोटीन।
लिप्टोटीन। जब लिप्टोटीन की अवस्था आता है तो इस क्रोमोनिमाटा के ऊपर छोटे छोटे मोतियों के समान कुछ रचना दिखाई देता है। तो इस छोटे छोटे मोतियों के समान जो रचना है ना बच्चों, इस छोटे छोटे मोतियों के समान रचना को हम लोग एक नया नाम देते हैं। इसका नाम है क्रोमोमियर। बोलो डियर, क्रोमोमियर। अपना लंबा नाम याद रहे बचवा, तो इसे आप क्रोमोमियर ना नाम दे करके चुड़ैल नहीं, जीन। तो जीन याद रखें, क्रोमोमियर या फिर जीन। तो जीन कहां होता है? पेलिकल में, न्यूक्लियोलस में, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में नहीं। कहां होता है जीन? तो जीन क्रोमोनिमाटा पे होता है, क्रोमोनिमा पे होता है। इसीलिए क्रोमोनिमाटा को हम क्या कहेंगे? क्रोमोनिमाटा को हम कहेंगे जेनिक मैटर। क्या कहेंगे? जेनिक मैटर। जेनिक मैटर। बहुत अच्छी बात है बच्चों। और क्रोमोनिमा को छोड़ करके, क्रोमोनिमाटा को छोड़ करके बाकी जितना भी पार्ट आपको दिखाई दिया इस क्रोमोसोम में, उस क्रोमोसोम के पार्ट को हम कह देंगे नॉन जेनिक मैटर। ओके बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन जेनिक मैटर। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसका? तो क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम के इंटरनल स्ट्रक्चर में इतनी सारी बातें आप लोग जान गए। इसके अलावा मैं एक दो बातें और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय टूटता है, टूट के चूर हो जाता है और नया सेल बनाने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उस समय ये क्रोमोसोम इजीली विजिबल होता है, आसानी से देखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीन को कब देखा जा सकता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन के किस फेज में? तो मियोसिस सेल डिवीजन के लिप्टोटीन फेज यानी स्टेज में देखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इस टॉपिक में मैंने आज लेक्चर में कंप्लीट किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का आंतरिक संरचना। और इस आंतरिक संरचना में मैंने आपको सारी बातें बताया। सबसे पहले मैंने इसका एक फ्रेमवर्क बताया, उसके बाद मैंने बताया कि ये क्या चीज से बना होता है, उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर जेनिक मैटर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको आपके एग्जाम पर्पस में बहुत ही हेल्प करेगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर आप हमें देख पा रहे हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी तारीफ करने के लिए, मेरे लिए क्लैपिंग करने के लिए आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो लाइक नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इन्हीं सही बातों के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।